जब अपोकलिप्स शुरू हुआ तब मैं न्यू ईयर पर घर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं जिस शहर में था वहां अचानक भारी बर्फबारी होने लगी और टेम्परेचर गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि चलो घर जाने के लिए टिकट तो मिल गई। इंडिया में कंफर्म टिकट मिलना भी तो किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि लूनर ईयर के 29वें दिन ह्यूमैनिटी की ट्रेन एक ऐसी खौफनाक और कड़कड़ाती ठंड के सफर पर निकलने वाली है। 8 फरवरी 2024 शाम के 4 बजे बज रहे थे। मैं ट्रेन स्टेशन के एंट्रेंस पर इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि हिलने तक की जगह नहीं थी। जिस दिन मुझे घर जाना था पूरे शहर में अचानक से भारी बर्फबारी शुरू हो गई। आसमान बिल्कुल काला और बादलों से घिरा हुआ था। मैं अपना लगेज लेकर समय से पहले ही ट्रेन स्टेशन पहुंच गया था। मेरा प्लान था कि जल्दी पहुंचकर वेटिंग हॉल में कोई बढ़िया सी सीट कब्जा लूं। लेकिन टिकट चेक शुरू होने से पहले ही मैं एंट्रेंस पर ही फंस गया। बर्फ लगातार गिर रही थी और अब ये और भी तेज हो गई थी। शुरुआत में मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरे पीछे और दोनों तरफ अनगिनत लोगों की लाइन लग गई और देखते ही देखते मैं लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आ गया। स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए ट्रैवल करने वालों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। धीरे धीरे वो लाइनें लोगों की एक ऐसी चौकोर दीवार में बदल गईं जिसका ना कोई सिरा दिख रहा था और ना ही कोई अंत। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। ठंड जानलेवा थी। मेरे पैरों की उंगलियां तक सुन्न पड़ चुकी थीं। तभी आगे लाइन में खड़े लोगों की शिकायतें आना शुरू हो गईं। मैंने सुना है कि आज स्टेशन की सारी ट्रेन्स डिलेड हैं। हाँ, मेरी बीवी ने अभी मुझे दिखाया कि शेन्यांग जाने वाली सारी ट्रेन्स कैंसिल हो गई हैं। बस यही एक बची है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो हमें यहाँ बाहर ऐसे ही जमने के लिए छोड़ देंगे? यार, ये तो बिल्कुल जमा देने वाली ठंड है। ये सुनने के बाद मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और टिकट सर्च की, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे घर जाने वाली ट्रेन की टिकट सेल्स भी सस्पेंड हो चुकी थी। मैंने अपना फ़ोन, जिसकी बैटरी इस भयंकर ठंड में किसी पुरानी टॉर्च की तरह धड़ाधड़ ड्रेन हो रही थी, वापस अपनी डाउन जैकेट की जेब में डाल लिया और उसे थोड़ा गर्म करने के लिए वहीं पकड़े रखा। मैं घर जाने वाली आखिरी ट्रेन किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे पास लाइन में खड़े रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। शुरू में तो मेरा दिमाग फिर भी चल रहा था और मैं यही सोच रहा था कि ट्रेन कितनी लेट होगी। लेकिन बाद में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि मेरा चेहरा सुन्न पड़ गया और दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। जब भी मैं पलकें झपकाता, ऐसा लगता जैसे वो बर्फीली हवा ज़बरदस्ती मेरी आंखों से आंसू निकाल रही हो। मेरी हर एक सांस के साथ वो चुभने वाली हवा किसी तेज़ धार वाले ब्लेड की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लेड मेरे गले के आर पार हो रहे हों। अपने हाथ डाउनकोट के अंदर घुसाकर रखने के बावजूद भी वो बेरहम ठंड मेरे शरीर की बची खुची गर्माहट को भी खा रही थी। आखिर में मैंने बस हार मान ली। मैंने अपने रोलिंग सूटकेस को कस के पकड़ा, अपने चेहरे का निचला हिस्सा अपने स्कार्फ में छुपाया और फिर अपने हाथों को वापस जेब में डालकर, सिर झुकाकर और आंखें बंद करके एक खंभे की तरह खड़ा हो गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे मैं खड़े खड़े ही सो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त बीत चुका था जब भीड़ ने अचानक मुझे धक्का देकर 2 कदम आगे कर दिया। मैंने ज़बरदस्ती अपनी भारी पलकें खोलीं। टेम्परेचर के अचानक गिरने से मेरा दिमाग भी जैसे फ्रॉस्ट बिटन हो गया था। कुछ पल के लिए तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। लाइन में पक्का कोई गड़बड़ हुई थी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे आसपास की हलचल और आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं और माहौल धीरे धीरे कैओटिक हो रहा था। मैंने अपने पंजों के बल खड़े होकर आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पीछे वाली लाइन ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं आगे की तरफ धकेल दिया गया। एक पल के लिए मेरा बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया और मैं इधर उधर डगमगाने लगा। मेरे अंदर खतरे को भांप लेने वाले इंस्टिंक्ट ने मेरे जमे हुए दिमाग को दोबारा एक्टिवेट कर दिया। तब जाकर मैंने अपने आसपास देखा और मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी देर से बाहर ठंड में खड़ा था कि मेरे मुंह से मुश्किल से ही कोई आवाज़ निकल पाई। फिर मैंने बेबसी से देखा कि मेरे ठीक आगे खड़ी एक लड़की बुरी तरह डरी हुई थी और तभी किसी ने धक्का देकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने अपनी जीभ को दांतों तले दबाया और आखिरकार मेरी आवाज़ वापस आ गई। मेरी जीभ अभी भी सुन्न थी, लेकिन मैंने चिल्लाकर कहा, आप किसी के ऊपर पैर रख रहे हैं। और ऐसा कहते हुए मैंने अपने शरीर को बाईं तरफ खिसकाया। उस वक्त मेरी बाईं तरफ लोगों की लगभग 4 रोज़ थीं और दाईं तरफ लोगों की एक पूरी दीवार खड़ी थी। मेरा प्लान था कि मैं बाईं तरफ से किसी तरह खिसक कर निकल जाऊं, लेकिन वहां का प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग अपनी आंखों में गुस्सा लिए ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ और लोग घबराहट में लाइन के बीच की खाली जगह से निकलने की कोशिश में लगे थे। अचानक से हर किसी का डर और पैनिक एक साथ फूट पड़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को संभाला, अपने सूटकेस को कसकर अपने सीने से लगाया और बाईं तरफ पूरी ताकत से धक्का मारा। मैं किसी तरह लड़ झगड़ कर सबसे पहले उस लाइन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जिन लोगों ने रिएक्ट करने में थोड़ी सी भी देरी की, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ का बैलेंस बिगड़ गया और कुछ सीधे ज़मीन पर गिर पड़े। मेरे पीछे भीड़ एक कुचल देने वाली ताकत के साथ आगे बढ़ी। मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं पलटा और सीधे स्टेशन के बाहर वाले फुटब्रिज की तरफ भागने लगा। वो बर्फीली ठंडी हवा मेरे गले को जला रही थी और मुझे इतनी ज़ोर से खांसी आई कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। कोविड के बाद से मेरी बॉडी अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी और बस कुछ ही कदम दौड़ने के बाद मुझे अपना दिल बहुत ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। मेरे हाथ में पकड़ा सूटकेस बार बार इधर उधर टकरा रहा था और उसके झटकों से मेरा पूरा हाथ सुन्न हो गया था।
पुलिस की सीटी, लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें और आने वाली ट्रेन्स की गड़गड़ाहट मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज़ कभी नहीं भागा था जितनी जल्दी मैं उस ब्रिज पर पहुंचा। हाफते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। लगभग 30 सेकंड्स के लिए तो मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। ब्रिज से नीचे उतरते वक्त आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं थोड़ा भी लेट होता तो शायद आज मैं न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका होता। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो जमा देने वाली हवा ज़बरदस्ती मेरे कपड़ों के अंदर घुस रही थी। मेरा पूरा शरीर इतना ठंडा पड़ चुका था कि उसमें खुजली होने लगी। वहाँ बाहर लगभग 200 लोग टैक्सी का इंतजार कर रहे थे और इस भयंकर ठंड की वजह से हर किसी के फ़ोन की बैटरी ड्रेन होकर करीब 15% पर आ चुकी थी। मैंने एक ही बार में राइड बुक करने के सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। ट्रेन स्टेशन से और भी ज़्यादा लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे, इस डर से कि कहीं कोई दूसरी स्टैम्पीड ना मच जाए। मेरी तो किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस वक्त मैं बाकी लोगों के साथ पास की दुकानों में घुसने के बजाय बाहर जम जाना ज़्यादा बेहतर समझता। पास ही में एक बच्चे के पेरेंट्स उन लोगों से बात कर रहे थे जो ठंड से बचने के लिए एक बैंक के अंदर शेल्टर लिए हुए थे। उनका बच्चा शायद अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सौ युआन देकर वो अंदर बैठे किसी इंसान को अपनी जगह छोड़ने के लिए मना लेंगे। वो बच्चा देखने में ठीक ही लग रहा था। वो बड़ों के पीछे खेल रहा था और हवा में गर्म पानी उछालकर उसे जमा रहा था। थर्मोस से निकलता वो गर्म पानी हवा में एक बहुत ही खूबसूरत आग बना रहा था। लेकिन मैं उसे जितनी देर तक देखता रहा, मेरे सिर में उतनी ही तेज सिहरन दौड़ती गई। मेरी उंगलियों ने खुद ब खुद बाइडू खोला और सर्च पर टैप किया। गर्म पानी को हवा में जमने के लिए आखिर कितनी ठंड चाहिए होती है। मेरे फोन की बैटरी गिरकर 2% पर आ चुकी थी। बस थोड़ी देर और फिर ये भी कोमा में जाने वाला था। आखिरकार मुझे उस 6 सीट बिजनेस वैन के ड्राइवर का कॉल आ गया जिसे मैंने सेलेक्ट किया था। थोड़ी बहुत माथापच्ची के बाद वो 5 मिनट लेट पहुंचा। तब तक आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था, शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी एक बड़े हादसे से बाल बाल बचा था। मुझे अपने सीने में थोड़ी जकड़न महसूस हो रही थी। कार में बैठने के बाद मैंने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया और वीचैट खोला। मैसेजेस की तो जैसे बाढ़ आ गई। सबसे ऊपर मेरा पिंट किया हुआ फैमिली ग्रुप चैट था। उसमें आधे घंटे पहले का एक स्क्रीनशॉट था। भारी बर्फबारी की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं। हम सभी को एहसास हो गया था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो मेरे पेरेंट्स घर के पास वाले सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के पास थे। वहाँ इतना शोर था कि फ़ोन पर भी मैं बता सकता था कि वो जगह खचाखच भरी हुई है। मैंने उनसे कहा कि मैं इस साल न्यू ईयर पर घर नहीं आ पाऊंगा और फिर जल्दी से कॉल कट कर दी। मुझे पता था कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मैंने अपने फ़ोन को कसकर पकड़ा और सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़कर समझने की कोशिश करने लगा। ऐसा एक्सट्रीम वेदर जो हवा में ही पानी जमा दे और सारी फ्लाइट्स कैंसिल। मैंने चैट बॉक्स में कुछ टाइप किया, उसे डिलीट किया और फिर से टाइप किया। आखिरकार मैंने अपनी भारी आवाज़ में कहा, सर मैं आपको ट्रिपल फेयर दूंगा, बस पहले मुझे पास के सबसे बड़े आउटडोर गियर स्टोर ले चलिए। स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टी होने की वजह से आउटडोर गियर स्टोर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे। मैं हवा और बर्फ़ के थपेड़े झेलते हुए किसी तरह अंदर घुसा। मेरे अंदर आते ही जो ठंडी हवा आई उससे अंदर बैठे लोग भी कांप उठे। मैंने तुरंत कहा कि मुझे स्टोर के सारे स्लीपिंग बैग्स खरीदने हैं। वो यंग सेल्स एसोसिएट बहुत फ्रेंडली थी और मुझे हर चीज़ की डिटेल बताने लगी। मैंने उसे रोकते हुए सीधे पूछा कि उनके पास सबसे ज़्यादा गर्म वाले कौन से हैं। फिर मैंने स्मॉल से लेकर लार्ज तक हर साइज़ के कोल्ड वेदर क्लोथिंग उठा लिए। ये सब बाद में लेयरिंग करने और पावर व गैस आउटेजेस के दौरान जिंदा बचने के लिए थे। मैंने पानी उबालने और खाना बनाने के लिए एक पोर्टेबल गैस स्टोव, सेल्फ डिफेंस के लिए एक फायर एक्स और बाकी ज़रूरी सप्लाईज भी ले लीं। मैंने इतना सारा सामान ले लिया था कि मैंने रिसीट की एक फ़ोटो खींची और अपनी फैमिली को भेज दी। लंबा चौड़ा बिल देखकर मुझे खुद चक्कर आ रहे थे। उस यंग वुमन ने देखा कि ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं तो उसने सारा सामान कार तक पहुंचाने में मेरी मदद की। वहाँ से निकलने से पहले मैंने उससे कहा कि उसे भी अपने लिए कोल्ड वेदर सप्लाई स्टॉक कर लेनी चाहिए। उसने बढ़ते हुए कस्टमर्स की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने पूरी तरह काले हो चुके आसमान की तरफ देखा, उसे और समझाने का इरादा छोड़ दिया और वापस अपनी कार की तरफ मुड़ गया। कार में वापस आकर मैं अपनी बेसिक्स कपड़े, खाना, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन और डेली सप्लाईज की लिस्ट दिमाग में दोहराता रहा। मैंने एलामी ऐप खोला। मैंने खाना स्टॉक करने की कोशिश की, लेकिन कई बड़े सुपरमार्केट्स दिखा रहे थे कि उनके पास डिलीवरी ड्राइवर्स की कमी है। लगता है सारे डिलीवरी वाले भी रज़ाई में दुबक गए थे। कुछ और स्टोर्स ने भी चेकआउट के वक्त वार्निंग दे दी कि उनके ऑर्डर स्लॉट्स फुल हैं। हालात देखते हुए मैं खाने पर अपनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला था। पहले आई पैंडेमिक की वजह से मैंने जो सप्लाई स्टॉक कर रखी थी वो 3 महीने तक चल सकती थी। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ वक्त गुजारा करने के लिए काफ़ी था। मैंने अपनी फैमिली को एक मैसेज छोड़ा। फिर मैंने ड्राइवर को पास की एक फार्मेसी की तरफ चलने को कहा। मैंने आइब्यूप्रोफेन और एसिटामिनोफेन जैसी फीवर रिड्यूसर्स खरीदी, क्योंकि कोविड की हालिया 4th वेव के दौरान मेरी फैमिली में सब लोग पॉजिटिव हो गए थे और इस तरह का एक्सट्रीम वेदर आसानी से किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है। मुझे फार्मेसी जाकर उस तरह की दवाइयाँ स्टॉक करनी ही थीं, क्योंकि आज 12th लूना मंथ का 29वां दिन था। हर कोई काम से जल्दी निकल गया था। जब तक मैं पहुंचा, फार्मेसी बस बंद ही होने वाली थी। मैंने जल्दी से 4 बॉक्सेस हीट पैक्स, एक मेडिकल किट और कुछ बेसिक दवाइयाँ खरीद लीं। ये सब खरीदने के बाद मैंने देखा कि बाहर बर्फ़ इतनी तेज़ उड़ रही थी कि मुझे सड़क तक ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। ड्राइवर ने अब रूट चेंज करने से साफ मना कर दिया। मुझे इतना सारा सामान स्टॉक करते देख वो थोड़ा घबरा गया था।
वो बस किसी तरह ये ऑर्डर पूरा करना चाहता था, काम खत्म करके घर जाना चाहता था और अपने लिए भी तैयारी करना चाहता था। उस दिन मेरे बाहर निकलने के बाद ड्राइवर ने सारा सामान मेरी बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचाने में मेरी मदद की। शुरू में तो मैं चौकन्ना था, ये सोचकर कि कहीं वो मेरा सामान उड़ाने की फिराक में तो नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में मेरी मदद कर रहा था। मेरी आंखें भर आईं और मैं उसे अपना एक विंटर सूट देना चाहता था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, इसे अपने पास ही रखिए, अगर सच में कुछ हो गया तो आपका ये एक सूट हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं होगा। आखिरकार उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, पलटा और चला गया। जब वक्त आएगा तो बस अपनी फैमिली के साथ होना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। ड्राइवर उस हवा और बर्फ में आगे बढ़ गया। पल भर में ही उसका साया आसपास के अंधेरे में निगल लिया गया। मुझे बस दूर चमकती हुई हेडलाइट्स ही धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। मैंने मुश्किल से एक पल के लिए ही देखा होगा कि तभी बर्फ के टुकड़े मेरी आंखों में घुसने लगे। मैंने अपना सिर नीचे किया और अपना फ़ोन चेक किया। आखिरी मैसेज वो मेडिसिन लिस्ट थी जो मैंने आधे घंटे पहले फैमिली ग्रुप चैट में भेजी थी। ग्रुप में किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब और डरावने ख्याल आने लगे थे, लेकिन बस 2 सेकंड्स बाद ही मैंने अपनी जमी हुई नाक सुड़सुड़ाई और फिर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लगे सामान के ढेर को ठिकाने लगाने में जुट गया। रियलिटी ये थी कि चाहे मैं इसे जैसे भी देखूं, सबसे बुरी हालत में मैं ही था। मुझे उनसे दोबारा मिलने के लिए पहले खुद जिंदा बचना होगा। जब मैं घर पहुंचा तो अंदर की गर्माहट ने मेरी जान में जान डाल दी। मैंने रेडिएटर को छुआ, वो अभी भी गर्म था, मतलब अभी तक वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आया था। मैंने जल्दी से अपने लिए एक पैक इंस्टेंट नूडल्स बनाए। मैंने बस कुछ ही बाइट खाए थे कि मेरी फैमिली का एक वीडियो कॉल आ गया। कॉल उठाई, कैमरा पर उन्होंने बड़े गर्व से मुझे वो सारी सप्लाईज दिखाईं जो उन्होंने आज स्टॉक की थीं। मेरी लिस्ट वाली चीज़ों के अलावा उन्होंने क्विक लाइम, कोल, सोलर जनरेटर्स और बाकी सप्लाईज भी खरीद ली थीं। पता चला कि असली बेवकूफ़ तो मैं ही था, वो लोग तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मैंने भी उन्हें वो सब दिखाया जो मैं खरीद कर लाया था। स्क्रीन के उस पार की चिंता अब साफ तौर पर कम हो गई थी। हम 3 लोगों की फैमिली जो 2 अलग अलग जगहों पर बटी हुई थी, एक दूसरे को अपनी सप्लाईज दिखा रहे थे। ये हमारा एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का अपना तरीका था। हमें किसी भी तरह इस सर्दियों के मौसम को पार करना था और जब स्प्रिंग का मौसम आए और फूल खिलें तब दोबारा एक दूसरे से मिलना था। वीडियो कॉल कट करने से पहले माम और डैड ने मुझे बताया कि क्यू सिटी का टेम्परेचर आज -43 डिग्री तक गिर चुका है। बी सिटी की तरह वहां भी अचानक से भारी बर्फबारी हुई थी और टेम्परेचर एकदम से लुढ़क गया था। चूंकि मैं अकेला रहता था इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता था। यहाँ का आज तक का लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर सिर्फ -27 डिग्री ही रहा था। माना कि अभी हीट ऑन थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सिटी का हीटिंग सिस्टम बाद में -40 डिग्री या -50 डिग्री की जमा देने वाली ठंड को झेल पाएगा। मुझे वक्त रहते ही अपनी तैयारी करनी थी, इससे पहले कि हालात हाथ से निकल जाएं। कॉल कट करने के बाद मैं अपनी सप्लाईज ऑर्गेनाइज करने में जुट गया। सबसे पहले मैंने आउटडोर गियर स्टोर से लाए सीलेंट का इस्तेमाल करके खिड़कियों के आसपास के सारे गैप्स को सील कर दिया। ठंडी हवा को तो अब मैं कोई चांस नहीं देने वाला था। उसके बाद मैंने सोलर चार्जिंग पैनल्स को समझने में थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने इन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन किस्मत से उनके इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर थे। उन्हें इंस्टॉल करने में मुझे मुश्किल से 1 घंटा लगा। इसके बाद मैंने अपने बेड को खाली किया, उस पर टेंट लगाया और उसे रेडिएटर के जितना करीब हो सके उतना करीब रखा। बेड 2m/2 मीटर का था, लेकिन टेंट के हिसाब से वो अभी भी थोड़ा छोटा पड़ रहा था। इसलिए टेंट का जो हिस्सा बेड के बाहर लटक रहा था उसे सपोर्ट देने के लिए मैंने उन सेल्फ हीटिंग इंस्टेंट नूडल्स के डब्बों का इस्तेमाल किया जो मैं पहले खरीद कर लाया था। देसी जुगाड़ यहाँ भी काम आ गया। खैर, कम से कम अब ये काम चलाने लायक तो लग ही रहा था। मैंने पहले से खरीदा हुआ एक मॉइस्चर प्रूफ मैट और एक स्लीपिंग बैग लिया और उन्हें टेंट के अंदर बिछा दिया। बाकी बचे हुए स्लीपिंग बैग्स को मैंने बेड के पास ही रख दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हाथ आ सकें। मैंने कोल्ड वेदर क्लोथ्स का एक सेट टेंट के अंदर रखा और बाकी कपड़ों को भी बेड के पास ही टिका दिया। फिलहाल के लिए मैंने पोर्टेबल गैस स्टोव को टेंट के एंट्रेंस के पास वाली छोटी टेबल पर रख दिया। अगर बाद में ज़्यादा ठंड बढ़ी तो मैं उसे अंदर भी रख सकता था। स्टोव के लिए लाए गए गैस कैनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्हें -20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं उन सबको टेंट के अंदर ले आया और साइड पॉकेट्स में ठूंस दिया। सच कहूँ तो क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी थी इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाया था। टेंट के आसपास सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में मुझे सिर्फ 3 घंटे लगे, लेकिन जिस चीज़ में सच में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया वो था घर के खाने और पानी को सॉर्ट करना। मैंने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक छान मारा, फिर मैंने हर चीज़ को इस हिसाब से रैंक किया कि इस एक्सट्रीम कोल्ड में किसे सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। सब कुछ गिनने के बाद मेरे पास 3 महीने तक चलने लायक काफ़ी खाना और पानी था। जब तक अथॉरिटीज़ इस सिचुएशन को संभाल सकती थी, वो डिज़ास्टर के ख़त्म होते ही जल्द से जल्द रीबिल्डिंग शुरू कर देंगे। ये सब ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा और अगर वो इसे नहीं संभाल पाए तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। फिर तो बस ये देखना होगा कि कौन पहले मरता है और कौन बाद में। ऐसे में 3 महीने का वक्त बहुत था। जब तक मैंने ये सब खत्म किया तब तक 8 तारीख की सुबह के 4 बजे बज चुके थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब पूरी रात जागकर सुबह 6 बजे सप्लाईज का आखिरी राउंड ले ही लूँगा। वैसे भी इस टेंशन में नींद किसे आने वाली थी। बाहर हवा इतनी खौफनाक आवाज़ कर रही थी जैसे आज पूरी दुनिया को ही तबाह कर देना चाहती हो।
तभी हाइनन आईपी वाले एक यूजर ने बर्फबारी का एक नज़ारा पोस्ट किया। हाइनन में बर्फ गिर रही थी। कमेंट्स में सब यही बातें कर रहे थे कि बर्फ कितनी खूबसूरत लग रही है और वो कल वहां जाकर फोटोज क्लिक करेंगे। सिर्फ कुछ ही यूजर्स ऐसे थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि 0 डिग्री की वो नमी वाली ठंड झेली नहीं जा रही है। शायद मैं उस वीडियो पर कुछ ज़्यादा ही देर तक रुक गया था, इसलिए एल्गोरिथम ने उसे पिक कर लिया। जब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी फीड पूरे देश में गिरते टेम्परेचर की वीडियोस से भर चुकी थी। ग्वांगडोंग में लोग मोटे मोटे कॉटन कोट्स में लिपटे हुए थे और स्टोव के पास संतरे भून रहे थे। उस वक्त तक हवा में उछाला गया पानी तुरंत जमने लगा था। नॉर्थ ईस्ट आईपी एड्रेसेस वाले यूजर्स ने ऐसे वीडियोस पोस्ट किए थे जिनमें लोग गांव की छतों से कूद रहे थे और सीधे मोटी बर्फ के ढेरों में गायब हो रहे थे। अब हर किसी को एहसास हो चुका था कि मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेचर के सामने इंसान की औकात ही क्या है। लेकिन अचानक से मुझे लगा कि ये एक्सट्रीम कोल्ड भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ इस एक्सट्रीम वेदर का सामना कर रही थी तो अब मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। सुबह के 6 बजे मैंने एक ही बार में सप्लाईज का एक और बैच खरीद लिया। अपनी टू डू लिस्ट का आखिरी काम खत्म करने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। अब मैं मुंह धोकर सोने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैंने नल चालू किया। शुरू में जो पानी आया वो बस इतना ही गर्म था कि मैं किसी तरह अपने दांत ब्रश कर सकूं, लेकिन जब तक मैं अपना चेहरा धोने गया कुछ ही पलों में पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उस ठंडे पानी की चुभन से मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा। मैं बस किसी तरह पहले एक फेस टॉवल को गीला कर सका, उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दिया, फिर उसे निचोड़कर जल्दी से अपना चेहरा पोंछ लिया। जब मैं वापस बेडरूम में आया तो मैंने रेडिएटर को छुआ। वो अब उतना गर्म नहीं था जितना कल रात को हुआ करता था। मैं रेंगता हुआ टेंट के अंदर घुसा और जैसे ही लेटा मेरी पलकें इतनी भारी हो गईं कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। मेरे सपने बिल्कुल अजीब और उलझे हुए थे। जब मेरी आंख दोबारा खुली तो इसकी वजह वो कंपा देने वाली ठंड थी। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी नाक को छूकर देखा। ये थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। अब टेम्परेचर कितना गिर चुका था। मैंने अपना फ़ोन चेक किया। दोपहर के 4 बजे बज चुके थे। यहाँ हेडियन डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर -39 डिग्री तक पहुँच गया था। वीचैट ग्रुप्स में हर कोई इस ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप के बारे में ही बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज रात के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के बाद एक स्पेशल इंटरव्यू प्रोग्राम होने वाला था। सीसीटीवी के जाने माने होस्ट्स के अलावा इस प्रोग्राम में आउटडोर सर्वाइवल रिसर्च और वेदर जैसी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स भी शामिल होने वाले थे। अब तक 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए अपनी स्पॉट रिजर्व कर चुके थे। लगता है पूरा देश ही टीवी के सामने जमने वाला था। ग्रुप में लोग अभी भी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि वो सप्लाईज नहीं खरीद पा रहे हैं। मैंने जल्दी से कई ऐप्स खंगाले और उन सब पर रिजर्वेशंस कर दिए। मैंने अलार्म्स भी सेट कर लिए ताकि अगर वक्त आने पर ऐप्स जैम हो जाएं तो कम से कम मैं पीछे ना रहूं। सुबह 6 बजे मैंने जो ग्रोसरीज खरीदी थी वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम से काफ़ी लेट होने के बावजूद अभी भी आउट फॉर डिलीवरी ही दिखा रही थी। खैर, मुझे पहले से ही कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी थी। मैं अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला, टेंट के अंदर रखे डाउन जैकेट में खुद को लपेटा और वो मोटे लाल मोजे पहन लिए जो मैंने खास न्यू ईयर के लिए खरीदे थे। फिर मैंने टेंट खोला और खाना बनाने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले उस जमा देने वाली हवा का एहसास मेरे चेहरे को हुआ जो सीधे हवा के कांटेक्ट में था। मैं ठंड से कांप उठा। मैंने हाथ बढ़ाकर टेंट के बगल में रखे रेडिएटर को छुआ। रेडिएटर अब सिर्फ हल्का गर्म था। कल रात जब मैं वापस आया था तब से लेकर अब तक का फर्क बिल्कुल साफ पता चल रहा था। अभी से ये साइंस मिलने लगे थे कि हीटिंग ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने फिर से खिड़की के बाहर देखा। आसमान अभी भी बादलों से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर हवा खौफनाक तरीके से गूंज रही थी और खिड़कियों से टकरा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं था। जहां तक मेरी नजर जा रही थी मुझे बस बर्फ की एक सफ़ेद चादर दिखाई दे रही थी। हवा लगातार और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। मैंने ठंड से बचने के लिए अपनी गर्दन सिकोड़ी, कर्टन्स बंद किए और सोकर उठने के बाद अपना पहला खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फिलहाल के लिए हीटिंग, गैस और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी टिके हुए थे। मैंने डिसाइड किया कि अभी इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा और इमरजेंसी पोर्टेबल स्टोव को बिना छुए ऐसे ही रहने दूंगा। किचन ठंड से बचने के लिए बेडरूम जितना वेल इंसुलेटेड नहीं था। मेरा प्लान था कि बाद में अपनी सारी कुकिंग को बेडरूम में ही शिफ्ट कर लूंगा और घर के इलेक्ट्रिक पॉट का ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने पानी स्टोर करने के लिए पहले ही पॉट भर लिया था, इसलिए उस पानी को दूसरे कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। फिर मैं वो पॉट और इंस्टेंट नूडल्स के कुछ पैक्स लेकर वापस अपने कमरे में आ गया। जैसे ही पानी उबला मैंने सबसे पहले सूप पैकेट डाला और उसे हाई हीट पर अच्छे से उबलने दिया। फिर मैंने नूडल ब्लॉक डाला और उसके ऊपर सीजनिंग पैकेट और वेजिटेबल पैकेट छिड़क दिया। मैंने पॉट को ढक दिया और उसे धीमी आंच पर पकने दिया। 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया, नूडल ब्लॉक को पलटा और उसे पकने दिया। क्योंकि वो हाई हीट पर उबल रहा था तो नूडल साफ तौर पर बिल्कुल गोल्डन और स्प्रिंगी हो गए थे। मैगी वाला फील आ रहा था एकदम। जब लगा कि नूडल्स लगभग पक गए हैं तो मैंने पावर ऑफ किया और ढक्कन हटा दिया। पानी कम इस्तेमाल करने का फ़ायदा, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। मैं बर्तन धोने की मेहनत बढ़ाकर अपनी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था। इतनी ठंड में बर्तन धोना मतलब मौत को दावत देना, इसलिए मैंने पॉट को ही अपने बोल की तरह इस्तेमाल किया। मैंने अपनी चॉपस्टिक से इंस्टेंट नूडल्स का एक बड़ा सा निवाला उठाया। जैसे ही मैंने उन्हें खाया, पोर्क बोन ब्रॉथ की वो लाजवाब खुशबू सीधे मेरे दिमाग तक पहुंची। उसका बेहतरीन स्वाद मेरे मुंह में एक ज़बरदस्त लहर की तरह फैल गया। बस कुछ ही बाइट्स में मैंने सारे नूडल्स साफ़ कर दिए।
फिर मैंने पॉट उठाया और उस गर्मा गर्म सूप का एक बड़ा घूंट पी लिया। मेरे अंदर की ठंड धीरे धीरे गायब होने लगी। जब तक मैंने पूरा पॉट खत्म किया, मेरा पूरा शरीर अंदर से गर्म हो चुका था। मुझे लगा कि जिस तरह से अचानक टेम्परेचर गिरा है, अगले 2 दिनों तक हर कोई अपने अपने घरों में ही दुबका रहेगा। लेकिन मैंने पॉट को धोकर रखा ही था कि तभी किसी ने अचानक से सिक्योरिटी डोर पर बहुत जोर से दस्तक दी। कौन है? मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। मेरा ये घर एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, इसलिए मेरा कोई भी दोस्त यहाँ कभी नहीं आया था। ऐसे जानलेवा मौसम में कोई अजनबी मेरे दरवाजे पर दस्तक क्यों देगा? मैंने अपोकलिप्स और ज़ॉम्बी वाली बहुत सी कहानियां पढ़ी थीं, इसलिए मुझे पता था कि एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग किस हद तक गिर सकते हैं। इंसानों का वो रूप किसी भी डिजास्टर से कहीं ज़्यादा खौफनाक होता है। उस अचानक हुई दस्तक ने मुझे पहले से भी कहीं ज़्यादा बेचैन कर दिया था। मेरा प्लान था कि मैं अंदर ऐसे शांत रहूंगा जैसे घर पर कोई हो ही ना। जब बाहर खड़े इंसान ने देखा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूं, तो उसने और भी जोर से पीटना शुरू कर दिया, जैसे उसे पक्का यकीन हो कि अंदर कोई ना कोई ज़रूर है। इस डर से कि कहीं इस शोर को सुनकर और लोग ना आ जाएं और बात हाथ से ना निकल जाए, मैंने जल्दी से अपना इलेक्ट्रिक पॉट और एक किचन नाइफ उठाया और दरवाजे की तरफ गया। कौन है? मैंने बहुत ही कड़क और गुस्से वाली आवाज में चिल्लाकर पूछा। मैंने जिस ज़ॉम्बी या किसी खुखार आदमी की कल्पना की थी वैसा कोई नहीं था। इसके बजाय बाहर से एक आंटी की आवाज आई। उन्होंने झल्लाते हुए कहा, अरे बेटा, मैं कब से तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हूँ और तुम हो कि खोल ही नहीं रहे हो। मैं बस उन्हें और भी जोर से सुनाने ही वाला था कि उनकी अगली बात ने मुझे बिल्कुल सन्न कर दिया। नेबरहुड कमेटी वाले स्नो रिमूवल का काम करवा रहे हैं। जो भी वॉलंटियर्स इसमें हिस्सा लेंगे उन्हें एक बाल्टी सोयाबीन ऑयल और एक कार्टन एग्स मिलेंगे। तुम अपना नाम लिखवा रहे हो या नहीं? मैं अपनी जगह पर ही जम गया। मैं यहाँ हथियार लेकर खड़ा था और बाहर अंडे तेल का ऑफर चल रहा था। 1 घंटे बाद मैं कपड़ों की कई परतों में अच्छी तरह पैक होकर नीचे स्नो क्लियरिंग टीम में शामिल हो गया। हमारे कॉम्प्लेक्स में अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। टेम्परेचर गिरने से पहले ही जवान लोग न्यू ईयर के लिए अपने अपने घर जा चुके थे। अब जो बचे थे उनमें ज्यादातर वो बुजुर्ग लोग थे जो इस साल अपने पोते पोतियों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। शुरू में बर्फ हटाने से सच में काफी मदद मिली। हमने बिल्डिंग के एंट्रेंस से आधी से ज्यादा बर्फ साफ कर दी थी, लेकिन फिर बर्फबारी और भी तेज होने लगी, यहाँ तक कि ऐसा लगने लगा जैसे आसमान से बर्फ सीधे हमारे ऊपर उंडेल दी गई हो। कम्युनिटी स्टाफ ने हमें सप्लाईज जल्दी बांट दी और कहा कि हम सब जल्दी से अपने घरों में चले जाएं। मुझे लगा था कि हर कोई सिर्फ उन फ्री के अंडों और सोयाबीन ऑयल के लिए ही बर्फ हटा रहा था, लेकिन जब काम रोक दिया गया तब भी कुछ जिद्दी बुजुर्ग किसी भी कीमत पर वहां से जाने को तैयार नहीं थे। बाहर मेरे कान तो जैसे जमकर टूट ही जाने वाले थे। मैं बस जल्दी से घर जाकर थोड़ा गर्म पानी पीना चाहता था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, मेरी पत्नी और मैं अभी भी अपने बेटे और बहू के न्यू ईयर्स ईव डिनर के लिए वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मुझे बर्फ साफ नहीं करने दोगे तो मेरे बच्चों को घर का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी डाउन जैकेट उतारी तो बर्फ के कई बड़े टुकड़े दरवाजे के पास वाले डोरमैट पर गिर पड़े। एक हाथ से मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी भरा और उसे उबलने के लिए रख दिया। फिर मैंने अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चालू किया और टेंट के अंदर रखे स्लीपिंग बैग में घुस गया। जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया तो मेरे कानों का दर्द और भी ज़्यादा साफ महसूस होने लगा। मैं इसे साफ महसूस कर सकता था। दर्द मेरे कान के अंदर तक जा रहा था। इसकी वजह से मेरे सिर और दांतों में भी दर्द होने लगा था। ये एक ऐसा दर्द था जो इंसान की सच में हिम्मत तोड़ दे। उस वक्त तक मेरे शरीर का टेम्परेचर बाहर की बर्फ जितना ही हो चुका था। मैं काफ़ी देर तक स्लीपिंग बैग में लेटा रहा, जब तक कि बाहर रखा उबला हुआ पानी ठंडा होकर पीने लायक गुनगुना नहीं हो गया, और तब जाकर आखिरकार मेरे शरीर में थोड़ी गर्माहट आई। जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो शाम की न्यूज़ आधी खत्म हो चुकी थी। एक्सपर्ट की लाइव स्ट्रीम बस शुरू ही होने वाली थी। आज लूनर न्यू ईयर्स ईव था। आमतौर पर मेरी फैमिली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 8 या 10 अलग अलग तरह के डिशेस बनाती थी। जाहिर है अब मेरे पास वो ऑप्शन तो था नहीं। थोड़ा सोचने के बाद मैंने फ्रिज से पैन फ्राइड डम्पलिंग्स का एक पैकेट निकाला। नॉर्थ के लोगों के लिए बिना डम्पलिंग्स के न्यू ईयर का कोई मज़ा ही नहीं है। मैंने उन्हें जल्दी से फ्राई कर लिया। जब तक मेरा काम खत्म हुआ लाइव स्ट्रीम बस शुरू ही हो रही थी, और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, लाइव स्ट्रीम हद से ज़्यादा लग कर रही थी। मैंने उसे सारे मेजर ऐप्स के जरिए खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी में भी मैं अंदर नहीं घुस पाया। अपना ब्राउन शुगर वाटर पीते हुए आखिरकार मैंने उस स्ट्रीम को देखने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ से लड़ने का इरादा छोड़ ही दिया। इतने सारे लोग एक साथ टूट पड़ेंगे तो सर्वर की भी जान ही निकलेगी। मैंने द नॉकआउट लगा लिया, जो मैंने अभी तक नहीं देखा था, ताकि खाते वक्त कुछ देखने के लिए तो रहे। डम्पलिंग्स खत्म करने और पैन धोने के बाद बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुकी थी। हर ऐप की ट्रेंडिंग लिस्ट्स पर बस इस एक्सट्रीम कोल्ड की ही खबरें छाई हुई थीं। एक्सपर्ट्स की सलाह, दिन भर में बहुत ज्यादा गर्म पानी ना पिएं। यूएस मीडिया का कहना है कि इस ग्लोबल डीप फ्रीज का कनेक्शन रशिया यूक्रेन वॉर से हो सकता है। पूरे देश में एयर रेड शेल्टर्स आज से दोबारा खुल गए हैं। घर पर गर्म रहने की एसेंशियल गाइड। मोहे में भयंकर ठंड। एक सेलिब्रिटी का सुझाव, धरती को एक डोम से ढक दिया जाए। लो कर लो बात, इनके अलग ही सस्ते नशे चल रहे हैं। मैंने यूं ही एसेंशियल गाइड टू स्टेइंग वार्म एट होम पर टैप किया। ये गाइड सच में बहुत डिटेल्ड थी। इसमें जिंजर वाटर और ठंड से बचने के तरीकों से लेकर इमरजेंसी मेडिसिन तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा था। मैंने तुरंत इसे सेव कर लिया। ये एक्सट्रीम कोल्ड बहुत अचानक से आई थी। एक कोल्ड वेदर सर्वाइवल गाइड होने के बावजूद सप्लाईज का इंतजाम करना अभी भी एक बड़ी मुसीबत थी। क्या मुझे एक बार बाहर जाना चाहिए? मेरा घर एक बड़े सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं था।
मेरे पास जो सप्लाईज थीं वो 3 महीने तक चलने के लिए काफ़ी थीं। तो क्या सच में बाहर जाने की कोई ज़रूरत थी? मैंने अपना फ़ोन खोला और चेक किया। टेम्परेचर पहले ही -39.8 डिग्रीज पर था और आज रात तक इसके -40 तक पहुंचने के पूरे चांस थे। अगर ये कोई ऐसी नॉवल होती जैसी मैं अक्सर पढ़ा करता था तो अभी मैं एक हॉट शावर ले रहा होता, हाथ में हॉट वाटर बॉटल लिए शांति से अपोकलिप्स के आने का इंतजार कर रहा होता। लेकिन मेरी असल जिंदगी कोई रीबर्थ विश फुलफिलमेंट नॉवल तो थी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं बस घर के अंदर खाली बैठकर किसी और के मुझे बचाने का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं इस अपोकलिप्स में हाथ पर हाथ धरे बैठकर जिंदा नहीं रहना चाहता था। मुझे जीना था, मुझे सर्वाइव करना था, मुझे कुछ तो एक्शन लेना ही था। दोपहर को बर्फ हटाने के बाद इस बार मैंने सिर से लेकर पांव तक अपनी सेफ्टी और भी पक्की कर ली। सबसे पहले शुरुआत की अपने सिर से। मैंने अपना चेहरा बचाने के लिए वो 3 MN95 मास्क ढूंढ निकाले जो मैंने पहले खरीदे थे। पिछले साल जब पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हट गए तब के खरीदे हुए मास्क आखिरकार आज काम आ ही गए। फिर मैंने अपनी हीटेड वेस्ट के ऊपर विंटर क्लोथ्स की लेयर्स पहननी शुरू की। सिर्फ 2 लेयर्स पहनने के बाद ही घर के अंदर मुझे पसीने छूटने लगे। बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने से मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए बस इतना ही रहने दिया। मैंने अपने घुटनों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन उन पर हीट पैचेस चिपकाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि -40 डिग्री में कुछ एक्स्ट्रा पैंट्स पहन लेना ही फिलहाल काम चलाने के लिए काफ़ी होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ थी अपने पैरों को गर्म रखना, क्योंकि अगर आपके पैर ठंडे हैं तो आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। आखिर में मैंने अपनी मोटी डाउन जैकेट की जेब में एक किचन नाइफ ठूंस लिया। क्या पता बाहर कोई असली ज़ॉम्बी मिल ही जाए। 9 फरवरी 2024, लूना न्यू ईयर्स ईव, रात के 9:30 बजे मैं बाहर निकल पड़ा। शाम को जो बर्फीला तूफान शुरू हुआ था वो अब दोपहर से भी ज़्यादा भयंकर हो चुका था। धूल और बर्फ एक साथ मिल गए थे और किसी कांच के टुकड़ों जितने सख्त लग रहे थे। अब जाकर मुझे समझ आया कि आखिर -40 का असली मतलब क्या होता है। मैं शुरुआत में दीवार के सहारे चल रहा था, लेकिन तभी मैंने छतों पर लटकते हुए बर्फ के कई बड़े बड़े टुकड़े देखे। इसलिए मुझे मजबूरन सड़क के बीचों बीच चलना पड़ा, जहां ऊपर से कुछ गिरने का खतरा कम था। मैं उन बर्फीली हवाओं के थपेड़े सहते हुए बस आगे बढ़ता रहा। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग बाहर थे। सुपरमार्केट जाने वाली सड़क पर जहां तक मेरी नज़र जा रही थी वहां तक लाल ब्रेक लाइट्स की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। शुरू में तो मैंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि ये ट्रैफिक जैम आखिर कितने सौ मीटर लंबा है, लेकिन मैं जितना देखता गया मेरी घबराहट उतनी ही बढ़ती गई। मैंने दुआ की कि ये लोग जल्दी से गाड़ियां चलाकर अपने घरों को लौट जाएं, क्योंकि ये ट्रैफिक सिर्फ और भी बुरा होने वाला था। अगर वो लोग अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। जब तक मैं सुपरमार्केट पहुंचा तब तक शेल्फ से रेडी टू ईट फूड पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैनिक्विन्स तक के कपड़े, थर्मल अंडरवेयर और डाउन जैकेट्स उतार लिए गए थे। वो बिल्कुल नंगे खड़े थे। लगता है लोग सच में बिल्कुल टूट पड़े थे। मुझे इसी बात की उम्मीद थी। ये टेम्परेचर ड्रॉप बहुत बड़े एरिया में हुआ था। शुरू में शायद ज़्यादातर लोगों को इस बात की गंभीरता समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल्स ने लाइव स्ट्रीम के जरिए आकर इस ग्लोबल कूलिंग को कंफर्म किया, सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उठाईं जिन्हें बाकी लोग नहीं चाहते थे, जैसे छोटे हाउस होल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स, पेट्रोलियम जेली, फॉसेट्स वगैरह। फिर मैंने बचा खुचा थोड़ा बहुत खाना बटोरा, चेकआउट पर 200 युआन फेंके और घर जाने की तैयारी करने लगा। वापस जाने का रास्ता वहां तक आने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। आसमान मटमैले भूरे और पीले बादलों से भरा हुआ था, जो पता नहीं कैसे शाम के वक्त से भी ज्यादा चमक रहे थे। ठंडी हवाएं लहरों की तरह चीख रही थीं, शहर को चीरती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही थीं। मैं ऐसे संघर्ष कर रहा था जैसे मैं किसी उफनती हुई लहरों में फंस गया हूं। वो N95 मास्क उस बेरहम ठंडी हवा को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। मेरी स्किन का जो भी हिस्सा खुला था उस पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बार बार ब्लेड चला रहा हो। वो दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। सड़क पर अभी भी लाल ब्रेक लाइट्स का समंदर था। हर थोड़ी देर में कोई न कोई बेताब होकर हॉर्न बजा रहा था। तब तक मैं इतना सुन्न हो चुका था कि मेरे अंदर रिएक्ट करने की या कोई भी इमोशन दिखाने की ताकत ही नहीं बची थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चलता रहा, तब जाकर आखिरकार मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच पाया। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की वजह से हवा का रास्ता थोड़ा रुक गया था, इसलिए अंदर के हालात थोड़े बेहतर थे। कम से कम मैं आखिरकार सुकून की सांस तो ले पाया। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और कुछ और मिनटों तक हवा का सामना करने के बाद आखिरकार मैं घर पहुंच गया। अंदर कदम रखते ही मैं इतना थक चुका था कि सीधे फर्श पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि डिनर में क्या खाया जाए। लगातार 2 बार इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए डिसाइड किया कि आज रात मैं स्टेक बनाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, इसलिए मैंने बस फ्रीजर से स्टेक निकाला और एक छोटी सी झपकी लेने के लिए अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। किसे पता था कि मेरी वो छोटी सी झपकी पूरे 10 घंटे की गहरी नींद में बदल जाएगी। थकान चीज़ ही ऐसी है। जब मैंने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा कि 10 तारीख की सुबह के 9 बजे बज चुके थे। टेम्परेचर रिपोर्ट दिखा रही थी कि हेडियन डिस्ट्रिक्ट ने अपना रिकॉर्ड लो हिट कर दिया है और अब टेम्परेचर गिरकर -52 डिग्री हो गया था। मैंने कपड़े पहने और खाना पकाने ही वाला था कि तभी मैंने यूं ही रेडिएटर को छुआ। वो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। हीटिंग ने काम करना बंद कर दिया था। जब स्टेक धीमी आंच पर फ्राई हो रहा था, मैंने एक बार फिर टेंट के अंदर की इंसुलेशन को मजबूत किया। मेरे फ़ोन का सिग्नल बार बार आ जा रहा था और फिर स्टेक पकने से पहले ही वो पूरी तरह से गायब हो गया। मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन्न सा हो गया।
अचानक से पूरी दुनिया से कट जाना बहुत ही खौफनाक एहसास था। किस्मत से पावर अभी भी आ रही थी, बस मुझे ये नहीं पता था कि ये कब तक टिकेगी। स्टेक खत्म करने के बाद मैं वापस टेंट के अंदर घुसा और अपना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चालू कर लिया। पेट भरकर खाने पीने के बाद जैसे ही मुझे नींद आने लगी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फूड कोमा हिट होने ही वाला था कि डिस्टर्बेंस आ गई। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और जल्दी से दरवाजे की तरफ गया। मैंने अपनी आंख पीप होल पर लगाई और बाहर झांका। वहां एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। ये वही आंटी थीं जिन्होंने पिछली बार स्नो क्लियरिंग ऑर्गेनाइज की थी और अब वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थीं। ठंड के मारे वो अपने पैर पटक रही थीं और अपने हाथों में गर्म हवा फूंक रही थीं। उन्हें इस हालत में देखकर मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। इस बार उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मैंने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगा दी। उन्होंने बस अपने पैरों के पास रखा चावल का बोरा उठाया और मुझे थमा दिया। तब जाकर मेरी नज़र उनके पीछे रखे सप्लाइज के ढेर पर पड़ी। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। नेकी अभी भी जिंदा है दुनिया में, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें शुक्रिया कह पाता, वो सीधे मुद्दे पर आ गईं जिसके लिए वो यहाँ आई थीं। कम्युनिटी ऑफिस चाहता है कि हर बिल्डिंग अपना एक बिल्डिंग कैप्टन चुने, जिसमें पार्टी मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। हमारी बिल्डिंग में कोई पार्टी मेंबर्स तो है नहीं, बस नीचे 302 वाली औरत है। जब उसका बच्चा स्कूल में था तो उसे हर साल एक आउटस्टैंडिंग पेरेंट का नाम दिया जाता था। एक आउटस्टैंडिंग पेरेंट होना ये दिखाता है कि वो एक जिम्मेदार इंसान है। अब से बिल्डिंग 55 के यूनिट 2 में हम सभी को उसके काम में पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। बिल्डिंग कैप्टन की ड्यूटीज़ असल में बहुत सिंपल हैं। उसे हर दिन पड़ोसियों का टेम्परेचर और सप्लाइज चेक करनी होंगी। अगर कोई भी परेशानी आती है तो तुरंत बताएं ताकि सब मिलकर उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें। कम्युनिटी वर्कर अपनी बात समझाकर वहां से चली गईं। मैं भी ऊपर रहने वाले लोगों तक ये मैसेज पहुंचाता रहा। दरवाज़ा बंद करने के बाद मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक भयानक डिजास्टर के सामने क्या हम सच में इंसानी फितरत के इम्तिहान में पास हो सकते हैं? उसी दिन 302 में रहने वाली उस औरत ने अपना काम संभाल लिया। ये बिल्डिंग कैप्टन सच में अपने आउटस्टैंडिंग पेरेंट वाले टाइटल पर बिल्कुल खरी उतरी। वो असल में बहुत सीरियस और जिम्मेदार थी। उस जमा देने वाली हवा में वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही थी और सबसे उनका टेम्परेचर पूछ रही थी। जब वो 8वें फ्लोर पर पहुंची तो मैंने अपने कान खड़े कर लिए और बाहर की हलचल सुनने लगा। शुरू में जब उसने पहले 2 अपार्टमेंट्स का दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। वो तीसरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा तब तक खटखटाती रही जब तक आखिरकार किसी ने खोल नहीं दिया। मैंने ये याद करने की कोशिश की कि जब हम स्नो क्लियर कर रहे थे तो 8वें फ्लोर से कितने लोग बाहर आए थे। उस वक्त इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं बस जल्द से जल्द अपने घर भागना चाहता था। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था कि मेरे पीछे एक यंग कपल बिल्डिंग में आया था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वो किस फ्लोर पर रुके थे। जब मैं ये सब याद करने में लगा था तब मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर की आवाज़ें कब बिल्कुल शांत हो गईं। जब मेरा ध्यान वापस आया तो मेरे कानों में दरवाजे पर जोर जोर से पीटे जाने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं डर के मारे बुरी तरह उछल पड़ा। लगता है यमराज खुद दरवाज़ा पीट रहे थे। मैं जल्दी से खिसक कर वापस बेडरूम में गया और ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने अभी अभी आवाज़ सुनी हो और चिल्लाकर बोला, आ रहा हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा जवान लग रही थी। ठंड की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। मुझे दरवाज़ा खोलते देख उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक खोली। अपने नाम के लिए मैंने ऐसे ही एक नकली नाम बता दिया, सनबाओ। उसने बहुत ध्यान से वो नाम लिख लिया। ग्लव्स पहने हुए उसके हाथों ने पेन को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन पेन की नोक हल्की हल्की कांप रही थी। लिखावट भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी आई और उसने आखिर में एक डॉट भी छोड़ दिया। मेरा नाम लिखने के बाद उसने अपनी डाउन जैकेट की जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर निकाला और उसे मेरे माथे की तरफ पॉइंट किया। मैं स्क्रीन पर -11.2 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग देखकर थोड़ा सुन सा रह गया। इतने टेम्परेचर पर तो मैं इंसान कम और आइसक्रीम ज़्यादा लग रहा था। बिना अपने चेहरे के हाव भाव बदले उसने मेरे नाम के आगे एक चेकमार्क लगा दिया। फिर उसने नोटबुक बंद की और बोली, बाहर बहुत ठंड है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर जाने की कोशिश ना करें। अगर कोई भी बात हो तो मुझे नीचे 302 में आकर बता दें। आगे भी मुझे अपने काम में बिल्डिंग के सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। उसने जो भी कहा मैंने हर बात में हाँ मिलाई। उसने मुझे दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने उसे कई बार शुक्रिया कहा। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने पहले वापस बेडरूम में जाने का नाटक किया। फिर मैं पलटा और दबे पांव वापस दरवाजे के पास आ गया। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी उलझन में होने की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और पीप होल से बाहर झांकने के लिए आगे झुका। तभी अचानक मेरे सामने एक चेहरे का बहुत बड़ा सा क्लोजअप आ गया। मैं इतना डर गया कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। भाई हार्ट अटैक आते आते बचा। जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो वही बिल्डिंग कैप्टन थी। वो अभी भी मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और वहां से गई नहीं थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मैं करीब 1 मिनट तक वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। उसके बाद ही वो पलटी और मेरे पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अभी भी सतर्क रहना होगा। एक बार जब वो बिल्डिंग के हर रेजिडेंट से मिल लेगी उसके बाद मुझे अपने दरवाजे पर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगाने ही पड़ेंगे। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। मैं हर सुबह 9 बजे काम के लिए निकलता था और रात 9 बजे वापस आता था। टिपिकल कॉर्पोरेट मजदूर की जिंदगी। मेरा कभी किसी से आमना सामना ही नहीं हुआ। बिल्डिंग कैप्टन के जाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस नहीं गया। मैं छुपकर पीप होल से उसे देखता रहा।
उसने 901 का दरवाज़ा काफ़ी देर तक खटखटाया, लेकिन उसकी बजाय हॉल के उस पार 903 का दरवाज़ा खुल गया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला था। उनके बाल सफ़ेद थे, लेकिन वो पूरी तरह से एनर्जी से भरी हुई लग रही थीं। मुझे इस फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत धुंधली सी याद थी। एक सुबह 6 बजे उस बूढ़ी औरत का बेटा और बहू कहीं जा रहे थे। उनकी 3-4 साल की पोती अपने माँ बाप को जाते हुए नहीं देख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद कोई बच्चा चुराकर भाग रहा है, इसलिए मैंने अपना दरवाज़ा हल्का सा खोला। मैं देखना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। उस बूढ़ी औरत को लगा कि मैं उन पर चिल्लाने वाला हूँ। उन्होंने जल्दी से सारी बात समझाई और माफ़ी मांगी। मैं उस समय गहरी नींद में था, तो जब मैंने देखा कि सब ठीक है तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस जाकर सो गया। उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि असल में वहाँ कितने लोग रहते हैं। अब उस बूढ़ी औरत ने बिल्डिंग कैप्टन को अपनी फैमिली की सिचुएशन बतानी शुरू कर दी। तब जाकर मुझे पता चला कि वो और उनके पति ही घर में अकेले हैं। उनके बेटे की फैमिली न्यू ईयर के लिए उसकी पत्नी के होम टाउन गई हुई थी, इसलिए अभी वहाँ बस वो दोनों ही रह रहे थे। हमेशा की तरह बिल्डिंग कैप्टन ने उस बेकार से फॉरहेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके उस बुजुर्ग कपल का टेम्परेचर चेक किया। फिर उसने वही रटा रटाया भाषण दोहराया जो उसने मुझे सुनाया था और ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। मेरी नाक की नोक ठंड से जमने लगी थी, इसलिए मैं उठा और खुद को गर्म करने के लिए वापस अपने बेडरूम वाले टेंट में चला गया। तभी मुझे सीढ़ियों से किसी के नीचे जाने के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं टेंट से बाहर निकला, अपने ग्लव्स पहने और अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। मैं भले ही इन्हें सेफ्टी मेजर्स कह रहा था, लेकिन सच कहूं तो घर पर मेरे पास मुश्किल से ही कोई टूल्स थे। जुगाड़ के नाम पर बस भगवान का ही भरोसा था। नॉवेल्स में जिन रोप, सीमेंट और वायर की बातें होती हैं, टाइम ना होने की वजह से मैं उनमें से कुछ भी नहीं खरीद पाया था। मैं बस इतना कर पाया कि एंट्रीवे कैबिनेट से जूतों को निकालकर स्टोरेज रूम में डाल दिया। फिर मैंने सुपरमार्केट से लाया हुआ किचन नाइफ, फायर एक्सटिंग्विशर और चिली पाउडर लिया और उन्हें शू कैबिनेट के ऊपर सेट कर दिया, ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं खुद को डिफेंड करने के लिए तुरंत कुछ उठा सकूं। सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद भी मुझे अंदर से एक घबराहट महसूस हो रही थी। आखिर मैं भी तो एक आम इंसान ही था, कुछ बुरा होने पर डर तो मुझे भी लगेगा ही। बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने बेडरूम से वार्डरोब को खिसकाकर लिविंग रूम में लगा दिया। तब जाकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। अगले कुछ दिनों तक 302 ने बिल्कुल तय वक्त पर मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, शायद इसलिए क्योंकि मैंने जानबूझकर कभी पूरा दरवाज़ा नहीं खोला। उसका पहले वाला वो अजीब बर्ताव अब किसी सपने जैसा लगने लगा था। धीरे धीरे वो मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लगी थी। उसी से मुझे पता चला कि न्यू ईयर की वजह से बिल्डिंग में सच में ज़्यादा रेजिडेंट्स नहीं थे। कुल मिलाकर 10 से भी कम लोग थे। यहाँ तक कि वो खुद भी अकेली रह रही थी, क्योंकि उसके बच्चे और फैमिली छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गए हुए थे। उसके वापस जाने के बाद मैंने एक पेन उठाया और थोड़ा हिसाब लगाया। थोड़ा डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाना तो बनता था। 302 की बिल्डिंग कैप्टन, 8वें फ्लोर का वो रेजिडेंट जिसने पहले दरवाज़ा खोला था, 903 की मिसेस यूलान और 902 में मैं। इन सबको छोड़कर बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग और थे। 302 की आदत थी कि वो पहले 02 का दरवाज़ा खटखटाती थी, फिर 01 और आखिर में 03 का। इसके हिसाब से 8वें फ्लोर वाला रेजिडेंट पक्का 803 में रहता था। दूसरा फ्लोर पहले ही बर्फ में दफन हो चुका था, इसलिए वहां तो कोई रह ही नहीं सकता था। कुछ बार जब 302 आई तो वो मेरे फ्लोर तक आकर सीधे नीचे चली गई थी। ऊपर के फ्लोर्स का हाल भी शायद ऐसा ही था। बिल्डिंग में एक कपल भी था, जिसका मतलब था कि चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें फ्लोर में से कम 2 फ्लोर्स तो बिल्कुल खाली थे। पूरा हिसाब लगाने के बाद मुझे समझ आया कि बिल्डिंग में मेरी सोच से भी कहीं कम लोग थे। खैर, अब मुझे मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया था कि बिल्डिंग में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं चैन की सांस भी ले पाता, जो होना था आखिरकार वो हो ही गया। न्यू ईयर के 6ठे दिन की रात, एक ऐसा दिन जो मुझे अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए था, हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बिजली चली गई। जैसे ही बिजली गई, मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास का टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगा। मैंने अपनी सारी जमा की हुई सप्लाईज उठाकर टेंट के पास रख लीं। मैं अपने शरीर पर हीट पैक्स चिपकाकर अपने स्लीपिंग बैग में सिकुड़ कर लेट गया। लेकिन असली भुखमरी और कड़कड़ाती ठंड के आगे वो हीट पैक्स अब ना के बराबर काम आ रहे थे। उस रात मैं अपने पैरों को गर्म करने के लिए बार बार उन्हें घुटनों के पीछे मोड़ता रहा, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आसमान में थोड़ी रोशनी होने तक मेरी ठंड से कुल्फी जम चुकी थी, और तब जाकर आखिरकार मैंने गर्माहट के लिए पानी गर्म करने को अपना पोर्टेबल गैस स्टोव इस्तेमाल किया। गर्म पानी से निकली भाप तेजी से कमरे में ऊपर उठी और सीधे टेंट के टॉप तक पहुंच गई। मैं उस पानी को ऐसे ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए 903 वाली बूढ़ी औरत ने मुझे जो मिलेट दिया था, मैंने उसमें से आधा चम्मच निकाला और फिर उसे पकने के लिए पॉट में डाल दिया। जब मैंने अपने बचे हुए गैस कैनिस्टर्स गिने तो मेरा दिल बैठ गया। मुश्किल से 20 बचे थे। अगर मैं बिल्कुल कंजूसी से भी काम लूँ और दिन में सिर्फ 3 भी इस्तेमाल करूँ तो भी मैं बस 1 हफ्ता ही और निकाल पाऊंगा। दिन के वक्त टेम्परेचर धीरे धीरे फिर से थोड़ा बढ़ा और सच में मैं बुरी तरह थक चुका था। मैंने उस हल्की सी गर्माहट का फायदा उठाया ताकि अपनी नींद पूरी कर सकूं। मैंने सोचा कि जागने के बाद ही सप्लाईज के बारे में प्लान करूंगा, लेकिन मेरे सोने के थोड़ी देर बाद ही किसी ने मेरे दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। इतनी कंपा देने वाली ठंड में भी बिल्डिंग रह पा रही थी। मैं टेंट में ही सिकुड़ा रहा, अपने कानों पर तकिया रखा और सोता रहा। सच कहूं तो ऐसे मौसम में लोगों को बस घर के अंदर ही रहना चाहिए। इतने टेम्परेचर में जहां बिस्तर से निकलना भी आफत था,
वहां उस ठंडी हवा वाले हॉलवे में खड़े होने की तो बात ही छोड़ दो, बाहर खटखटाने की आवाज़ रुक ही नहीं रही थी और उस शोर से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये भी चिंता हो रही थी कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। 1 मिनट तक और खटखटाने के बाद मैंने डाउन जैकेट्स की 4-5 लेयर्स पहनी और बिस्तर से बाहर निकला। पीप होल से मैंने देखा कि दरवाज़ा खटखटाने वाली सच में बिल्डिंग रैप ही थी। उसके चेहरे के अजीब से भाव देखकर मुझे वो पहली मुलाकात याद आ गई। पिछले कुछ दिनों से 302 सच में मेरा ध्यान रख रही थी, लेकिन उसका मेरे दरवाजे के बाहर ऐसे चुपचाप खड़े रहना, इस बात ने अभी भी मेरे दिमाग में शक का एक बीज बो रखा था। मैंने दरवाजे के पास रखा किचन नाइफ उठाया और अपनी सांस रोक ली। मैं देखना चाहता था कि अगर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा तो क्या वो चली जाएगी। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और 903 का दरवाज़ा धीरे से थोड़ा सा खुल गया। 903 का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। ऐसे मौसम में दरवाज़ा खुला छोड़ने का मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। मैंने पीप होल से ध्यान से घूर कर देखा। फिर मैंने देखा कि 302 पास वाले दरवाजे को बंद करने के लिए नीचे झुकी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो झुकी, उसने अंदर जो स्वेटर पहना हुआ था वो मुझे दिख गया। 903 ने मुझे मिलट दिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी, इसलिए मैं घर गया, कुछ हीट पैक्स लिए और उन्हें उसके हाथों में थमा दिया था। उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उन्हें वापस कर दिया और अपने पहने हुए गहरे लाल रंग के स्वेटर की तरफ इशारा किया था। उसने कहा था कि उसकी बहू ने इसे उसके लिए बुना है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। उसने बड़े गर्व से अपने स्वेटर के किनारे को खींचा था। उसने बताया था कि उस पर उसका नाम भी कढ़ा हुआ है। मैंने उस फूल को देखा था, अपना सिर टेढ़ा किया था और बहुत देर तक उसे समझने की कोशिश की थी। क्या उनका नाम लिली है? उस बूढ़ी औरत की मुस्कान गायब हो गई थी। वो बिल्कुल अवाक रह गई थी। आखिर में वो अपना रुतबा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई और बोली थी कि वो एक मैग्नोलिया का फूल है और अब वो मैग्नोलिया वाला स्वेटर 302 ने पहना हुआ था। 903 के उस बूढ़े कपल के बारे में सोचकर मैं अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने अपने दांत भींचे, मेरी जरा सी भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई और मैं बस पीप होल से टकटकी लगाए देखता रहा। मैंने देखा कि 302 ने वो दरवाज़ा बंद किया, फिर थोड़ी झुकी और दबे पांव वापस मेरे दरवाजे की तरफ आई। उसने धीरे से अपना कान मेरे दरवाजे पर लगा दिया। ये जानकर कि वो मुझसे बस एक दरवाजे की दूरी पर थी, मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। जब 302 ने देखा कि मेरे घर से सच में कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने 1 मिनट और इंतज़ार किया। आखिर में वो और ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो नीचे चली गई। जब मैंने नीचे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, तब जाकर मेरे शरीर की पूरी ताकत जवाब दे गई। मेरी कोई भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई और मैं तब तक रोता रहा जब तक आखिरकार मेरे चेहरे पर बर्फ़ के कणों की एक पतली सी परत नहीं जम गई। तब जाकर मैंने खुद को किसी तरह संभाला और वापस अपने टेंट में लौट आया। स्लीपिंग बैग में घुसने के बाद मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए ताकि अपनी बची खुची ताकत बचा सकूं, लेकिन एक ही मिनट बाद मैं उठकर बैठ गया। मैंने एक के ऊपर एक कपड़ों की लेयर्स चढ़ाई, कई सारे थर्मल्स और कोल्ड वेदर क्लोथिंग पहन लिए। आखिर में अपने ऊपर एक भारी डाउन जैकेट डालकर मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। सुपरमार्केट वाले उस चक्कर के बाद ये पहली बार था जब मैंने अपना सिक्योरिटी डोर खोला था। दरवाजा खुलते ही अचानक से बर्फीली हवा अंदर घुस आई। हवा नहीं, साक्षात यमराज की सांसें लग रही थीं। मैंने जल्दी से अपना किचन नाइफ उठाया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। 903 के सिक्योरिटी डोर में एक पत्थर फंसा कर रखा गया था। 302 ने शायद अभी तक उस घर की पूरी तलाशी नहीं ली थी, इसलिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। मैंने उस पत्थर को लात मारकर हटाया और पड़ोसी का दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया। अंदर का अपार्टमेंट बहुत ही साफ सुथरा था। दीवार पर उस बूढ़ी औरत की फैमिली फोटो टंगी हुई थी। वो और उनके पति दोनों किचन की टाइल्स पर मुंह के बल गिरे पड़े थे। उनके सिर के पिछले हिस्से से निकला खून अब तक जमकर पूरी तरह से ठोस हो चुका था। मैंने उनके ऊपर एक स्वेटर ढक दिया। आखिरकार मेरे यहाँ आने का एक मकसद पूरा हो गया था। मैं करीब 10-12 सेकंड तक वहाँ खामोशी से खड़ा रहा और उन्हें अपनी आखिरी विदाई दी। मैंने कपड़े ढूंढने के लिए खुद को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया। वो दोनों मुंह के बल गिरे थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि किसी ने उन पर पीछे से वार किया था। पीछे से किया गया ये वार ये भी बता रहा था कि 302 बहुत ज़्यादा कॉशियस थी, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता था कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वो एक साथ 2 पलटवार करने वाले बुजुर्गों को संभाल पाएगी। रही बात उन्हें मारने के मोटिव की, तो टाइमिंग को देखकर लग रहा था कि 302 ने बिजली जाने के बाद ही अपना असली रंग दिखाया था। आउटेज से पहले वो हमारे साथ बिल्कुल शांति से रह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस ब्लैकआउट ने उसके अंदर के शैतान को जगा दिया हो, इसलिए दूसरों का सामान चुराकर वो खुद को सिक्योर फील करना चाहती थी। लेकिन आखिर 903 ही क्यों? मैंने पहले ही अपने फ्लोर के रेजिडेंट्स को एनालाइज कर लिया था। हमारा 9th फ्लोर शायद पूरी बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा भरा हुआ फ्लोर था। किसी और फ्लोर के बजाय 9th फ्लोर पर पंगा लेना बहुत बड़ा रिस्क था। अगर हम तीनों ने मिलकर पूरी ताकत से पलटवार किया होता तो आसानी से उसकी लाश बिछ जाती, सिवाय एक शर्त के कि वो झूठ बोल रही थी और असल में बिल्डिंग में इतने लोग थे ही नहीं। हो सकता है पूरी बिल्डिंग में अब सिर्फ 3 ही घर बचे हों। इस ख्याल के आते ही एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे पीछे चलने वाली हवा की आवाज़ अब कम हो गई थी। मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने झटके से अपना सिर पीछे घुमाया। पता नहीं कैसे, पर 302 वापस आ चुकी थी और अब वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कब से मुझे वहाँ खड़े घूर रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना शांत नहीं रहा।
आधे सेकंड के अंदर मैंने अब तक की सारी बातों को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया। उसके पास सप्लाइज की कमी थी और आउटेज ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। पक्का अब तक उसकी ताकत कम हो चुकी होगी। अगर मैं अभी काफ़ी खतरनाक और डरावना दिखूं तो मैं उसे आसानी से डराकर भगा सकता हूं। अगले ही पल मैंने उसे घूर कर देखा, अपने हाथ में पकड़ा किचन नाइफ उठाया और जोर से दहाड़ते हुए उसकी तरफ झपटा। सन्नी देओल की आत्मा आ गई थी मुझ में। मैं सच में काफ़ी खौफनाक लग रहा हूँगा, क्योंकि 302 के चेहरे पर असली डर साफ दिख रहा था। उसने मुझे घूरा, अचानक उसके चेहरे के भाव बदले और वो पलटकर सीधे सीढ़ियों से नीचे भाग गई। मैं अभी भी चिल्लाते हुए 903 से बाहर भागा। अपना दरवाज़ा अनलॉक करते वक्त मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आधी सीढ़ियां उतरने के बाद 302 को शायद समझ आ गया था कि मेरे उस शेर वाले अवतार के पीछे असल में एक भीगी बिल्ली छुपी है। उसके कदमों की आवाज़ रुकी और फिर वो पहले से भी ज्यादा तेजी से वापस ऊपर की तरफ दौड़ी। मैंने जोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। मैं बस दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि मैंने देखा उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो गया था और वो हाथ में चाकू लिए सीधे 9th फ्लोर की तरफ ही आ रही थी। उसे इस तरह पागलों की तरह आते देख मेरी तो आधी जान वहीं सूख गई, जैसे अब उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। अब उसमें आमने सामने भिड़ने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने शू कैबिनेट से वो चिली पाउडर उठाया। मैंने उसे हॉलवे की तरफ पूरी ताकत से फेंका और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देसी जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। बाहर से एक चीखने की आवाज़ आई। शायद 903 वाले बुजुर्ग ऊपर से मेरी हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि वो मिर्ची का पाउडर सीधा उसकी आंखों में जाकर गिरा था। यही मेरा मौका था। मैंने चाकू उठाया और दरवाज़ा खोलने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू पकड़े हुए मेरे हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा हो और चाकू अचानक मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी एक तेज़ खनकती हुई आवाज़ आई। मैं सुन्न पड़ गया। वो चाकू सीधे मेरे जूते पर गिरा था और मुझे कोई कट नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो दर्द काफ़ी भयानक था। उस दर्द ने मुझे वापस होश में ला दिया और तब जाकर मुझे याद आया कि आखिर मैंने वो चाकू उठाया ही क्यों था। उस एक पल के लिए जब मैं सदमे में खड़ा था, उतनी देर में 302 वहां से भाग चुकी थी। मैंने चाकू उठाया और उसे वापस शू रैक पर रख दिया। फिर मैं वापस अपने टेंट में गया और मैंने अपने कपड़ों की वो भारी लेयर्स उतारी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि अंदर पहना हुआ थर्मल अंडरवेयर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। कांपते हुए मैंने कपड़े बदलकर एक फ्रेश सेट पहना। आखिरकार अब जाकर मुझे अपने स्लीपिंग बैग में ठीक से लेटने का मौका मिला था। इतनी देर तक बिना सोए रहने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आगे जो होने वाला है उसे कैसे हैंडल करूं। 302 इस बात को ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाली थी। उसका आमने सामने बैठकर सामना करने के अलावा क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन था? कमरा बिल्कुल बर्फखाना बन चुका था, इसलिए मैंने फिर से पोर्टेबल गैस स्टोव जला लिया। पहले का रखा हुआ वो मिलेट पॉरेज जमकर पत्थर बन चुका था, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला और उसे गर्म करने लगा। पॉट में धीरे धीरे उबलते हुए पानी को देखते हुए मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। एक दिन बाद 302 ने अभी भी हार नहीं मानी थी। बिल्कुल जैसी मुझे उम्मीद थी, वो फिर से मेरे दरवाजे पर आ धमकी। सबसे पहले वो मेरे दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी, ये कहते हुए कि उसकी जिंदगी में भी बहुत मुश्किलें हैं। 2 मिनट तक मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद उसके गालों पर धीरे धीरे बर्फ जमने लगी। जब उसने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, तो उसने अपने कोट के अंदर से वो चाकू निकाल लिया और फिर वो पागलों की तरह मेरे दरवाजे को काटने लगी। वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर थी, लेकिन उसके वार काफी खुखार थे। कुछ देर के लिए पूरा हॉलवे दरवाजे पर पड़ रहे उसके हमलों की तेज आवाज़ों से गूंजने लगा। जब मुझे लगा कि सही वक्त आ गया है, तो मैंने दरवाजे के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, इसे काटना बंद करो। अगर दरवाज़ा टूट गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। 302 ने दरवाजे पर वार करना रोक दिया। ये देखकर मैंने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या हम शांति से नहीं रह सकते? उसने अपना सिर झुकाया और एक अजीब सी भयानक हंसी हंसने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहना है। मैंने बिना पलक झपकाए मना कर दिया, तुम मजाक कर रही हो क्या? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने घर में नहीं रुकने दूंगा। उसकी आंखें घूमी और वो फिर से बोली, पहले मुझे 1 कप गर्म पानी दो, मुझे प्यास लगी है। पानी पीने के बाद हम शर्तों पर बात कर सकते हैं। मैंने दरवाजे के पीछे से ही कड़क आवाज में कहा, गर्म पानी अभी? क्या तुम जानबूझकर मेरी मुसीबत बढ़ा रही हो? प्यास से मरने से बचने के लिए मैं हर दिन बस बर्फ चाट रहा हूँ और तुम मुझसे गर्म पानी मांग रही हो? तो फिर भूल जाओ कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। इससे अच्छा तो हम सब मर ही जाएं। ये कहकर मैं वापस अंदर की तरफ मुड़ गया। ऐसे लोगों के सामने अपना भौकाल टाइट रखना बहुत जरूरी था। उसने तुरंत अपने सुर बदल लिए। उसने कुछ इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स और पूरी तरह से जम चुकी बॉटल्ड वाटर मांगी। तब जाकर मैंने बेमन से हाँ कहा, हालांकि अपना आखिरी खाना उसे देने में मेरे तो दिल पर पत्थर रखा जा रहा था। मैंने पूछा, मैं ये सब तुम्हें दूं कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि दरवाज़ा खोलते ही तुम मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर दोगी? उस औरत ने अपना सिर झुकाए रखा। उसके चेहरे के भाव समझ पाना नामुमकिन था। आधे मिनट बाद वो आखिरकार बोली, 9th और 8th फ्लोर के बीच में जाओ, सप्लाइज वहां रख दो और फिर अपना दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं थोड़ी देर तक असमंजस में रहा, लेकिन फिर अपने दिमाग की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मैंने हाँ कह दी। पीप होल के बाहर खड़ी वो औरत एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मैंने अंदर जाकर सप्लाइज लाने का नाटक किया। असलियत में मैंने वो पानी जो पहले ही पिघल चुका था उसे एक बेसिन में उंडेल लिया। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा।
302 पहले ही पीछे हटकर सीढ़ियों के पास जा चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो औरत मानो मेरे ऊपर किसी भूखे जानवर की तरह झपट पड़ी। उसका किचन नाइफ सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने बेसिन का सारा पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया और बेसिन को अपने सामने ढाल की तरह अड़ा लिया। उसका चाकू प्लास्टिक बेसिन के निचले हिस्से को चीरता हुआ सीधा मेरे पेट में जा घुसा। दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैंने उसे जोरदार लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। सिक्योरिटी डोर के सहारे टिककर मैंने कई गहरी सांसें लीं। तब जाकर मेरे शरीर का वो खौफनाक कंपन रुका। 302 का शरीर अब तक जमना शुरू हो गया होगा। बिना किसी गर्माहट के उसके शरीर पर जमी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। खुद को संभालने के लिए एक पल लेने के बाद मैंने अपने पेट और सीने के चारों ओर बंधे हुए पिलोज हटाए। देसी जुगाड़ ने आज मेरी जान बचा ली थी। अंदर वाला तकिया पहले ही चाकू से फट चुका था और उसकी रुई बाहर निकल रही थी। जैसे ही मैंने तकिया हटाया, चाकू खनकते हुए फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और शू रैक पर रख दिया। फिर मैं अपना पेट पकड़े हुए वापस अपने छोटे से टेंट में चला गया। हालांकि पिलोज ने वार को रोक लिया था, लेकिन मेरे पेट पर अभी भी गहरी चोट का निशान था। मैंने पोर्टेबल गैस स्टोव चालू किया। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिरकार कई दिनों के उस लगातार चले आ रहे स्ट्रेस से मुझे थोड़ी आज़ादी मिल रही थी। मुझे चैन की नींद सोए हुए एक अरसा बीत चुका था। बाहर अभी भी बर्फबारी हो रही थी। मैं एक गहरी नींद में डूब गया और ऐसे सोया जैसे दुनिया में अंधेरा छा गया हो। मैं तब तक सोता रहा जब तक कि मेरी आंखों के सामने रोशनी की एक किरण नहीं चमकी। मैं जाग गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मेरे पास अपनी आंखें खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो मेरे टेंट की छत थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। मैंने अपनी डाउन जैकेट उतारी और रेंगते हुए स्लीपिंग बैग से बाहर निकला। मेरे अपार्टमेंट का जो बल्ब इतने दिनों से बुझा पड़ा था, वो अब अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। मैंने अपने माथे से पसीने की पतली सी परत पोंछी। मैं अभी भी थोड़ा सुन्न सा था। बिजली वापस आ गई थी। जब कम्युनिटी स्टाफ मुझे नीचे लेकर जा रहे थे, तभी मेरी नज़र मेडिक्स पर पड़ी जो 302 को स्ट्रेचर पर उठा रहे थे। वो अभी भी जिंदा थी। जब मैंने उन्हें उसे ले जाते हुए देखा तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर उसे आउटस्टैंडिंग फ्लोर कैप्टन का नाम कैसे मिल गया। 302 का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। जब किसी का ध्यान उस तरफ नहीं था तो मैं अंदर चला गया। अंदर एक अनजान सी फैमिली फोटो टंगी थी। फोटो वाली वो औरत बिल्कुल भी वो 302 नहीं थी जिससे मैं मिला था। मेरा तो जैसे खून ही जम गया और जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को अंदर आते हुए देखा तो मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। उनके पास कैमरास थे और वो पूरे अपार्टमेंट की तस्वीरें ले रहे थे। ग्रे बालों वाला एक बुजुर्ग ऑफिसर मेरे पास आया और उसने मेरा कंधा थपथपाया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ही मुझे पूरी सच्चाई पता चली। इस पूरी बिल्डिंग में मैं अकेला ऐसा इंसान था जो उसके चाकू से जिंदा बच पाया था। वो 302 की रहने वाली थी ही नहीं। वो तो वो लड़की थी जिससे मैं पहले तब मिला था जब मैं बर्फ हटाने के लिए नीचे गया था। उस कपल वाली लड़की। उसके और उसके बॉयफ्रेंड के पास बिल्कुल भी सप्लाईज नहीं थीं। वो लोग असल में इस बिल्डिंग के 202 में रह रहे थे। 302 की असली मालकिन को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें अपने घर रुकने का न्योता दे दिया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बर्फबारी इतनी भयंकर हो जाएगी। सप्लाईज पहले से ही कम थीं और वो दोनों अभी भी संतुष्ट नहीं थे। असली मालकिन के साथ उनके झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। आखिर में उन्होंने अपना आपा खो दिया। हो सकता है पहली बार सच में कोई हादसा ही रहा हो, लेकिन बाद में जब उन्होंने असली मालकिन का रूप धरा और फ्लोर कैप्टन बने तो वो पूरी तरह से एक साजिश थी। जब उन दोनों ने 302 की सारी सप्लाईज खत्म कर दी तो उन्होंने चौथे फ्लोर से शुरू करते हुए एक एक करके हर फ्लोर पर सप्लाईज ढूंढना शुरू कर दिया। वो लड़की रुकना चाहती थी, लेकिन तभी बिजली चली गई। उन्होंने जो कुछ भी चुराया था उसमें ज्यादातर खाना और पानी था। डाउन जैकेट्स और कंबल -50 की उस कड़ाके की ठंड को नहीं रोक सकते थे, इसलिए उसने हम पर अपनी नजरें गड़ा लीं। हमारा 9th फ्लोर सच में निपटाने के लिए सबसे मुश्किल था। असल में उसके प्लान में सिर्फ 903 की फैमिली ही निशाने पर थी, क्योंकि उसने सारा इल्जाम मुझ पर मढ़ने की साजिश रची थी। ऑफिसर ने मेरी तरफ हमदर्दी से देखा और कहा। मैं सुन्न खड़ा बस ऑफिसर की आगे की बातें सुनता रहा। वो असल में चाहती थी कि तुम उस पर कुछ वार करो। मुझे तुरंत चिली पाउडर फेंकने के बाद उसकी वो चीखें याद आ गईं। क्या सच में उसे मिर्ची लगी थी या वो सिर्फ मुझे पलटवार करने का मौका दे रही थी? अगर मेरा चाकू अचानक ना गिरा होता तो एक तरफ वो बुरी तरह से घायल होती और दूसरी तरफ मैं सप्लाईज के ढेर पर बैठा होता। ऐसे में पुलिस की नज़रों में ज़्यादा बड़ा मुजरिम कौन लगता? ऑफिसर ने मुझे गर्म पानी का एक कप थमाया। तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी पागल हो चुकी थी कि 302 की असली मालकिन का रूप धरते वक्त उसने उस विक्टिम के कपड़े तक पहन लिए थे। हमारे पास सबूत बिल्कुल पक्के हैं। शुक्र मनाओ कि तुमने उस पर कोई वार नहीं किया, वरना अभी तुम सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किसी कानूनी लफड़े में फंसे होते। मैंने गर्म पानी का एक बड़ा घूंट पिया, जिससे मेरे शरीर की ठंड कुछ कम हुई। वहां से निकलने से पहले मैंने पुलिस से एक छोटी सी मदद मांगी। वो मेरी गुजारिश से थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वो दे दिया जो मुझे चाहिए था। मैं उस बूढ़ी औरत का स्वेटर लेकर सिटी बी के बाहर मौजूद एक सेमेट्री में गया। उनकी कब्र पर लगी फोटो में वो अभी भी उसी गर्मजोशी के साथ मुस्कुरा रही थीं, अपने पति के बगल में दफन। उनकी कब्र के सामने फूलों का एक गुलदस्ता रखा था जो अभी अभी किसी ने भिजवाया था। मैंने उनका वो प्यारा सा मैग्नोलिया स्वेटर उनकी कब्र के सामने रख दिया। फिर मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। ना जाने कैसे, लेकिन वो हर पल मेरी रक्षा कर रही थीं, मुझे हर खतरे से बचा रही थीं।
मैंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और एक बार फिर उनके सामने सिर झुकाया, और फिर मैं मुड़ा और एक नई सुबह की रोशनी की तरफ आखिरकार आज़ादी से कदम बढ़ा दिया।